तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य चल रहा था और हिंदी साहित्य में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी आपका लेखक या कवि हुआ उससे संबंधित सबसे पहले हम जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो आपके कवि या लेखक से संबंधित होते हैं, सबसे पहले हम उन पॉइंटों को देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जो भी आपकी रचनाएं होती हैं वो सारी ही सारी रचनाएं हम देखेंगे। ठीक, तो आज जो हमें पढ़ना है वो है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में सबसे पहली बात तो यदि आपको पता हो तो अमिताभ बच्चन जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं, आप तो अच्छे से जानते ही होंगे कि अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के, तो वो इनके पुत्र हैं। ठीक, ये बात यदि आपको नहीं पता हो तो ये बात आप जान लीजिए। देखिए, इनके ना 2 पुत्र थे, इनमें से एक तो अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि एक अभिनेता बने और दूसरे जो पुत्र हैं वो एक बिजनेसमैन बने। ठीक, तो इनके 2 पुत्र थे, इनमें से एक अमिताभ बच्चन। ठीक, इनके सबसे पहला पॉइंट है इनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी कविता मधुशाला से हुई। याद रखिएगा, इनके काव्य जगत में प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इनकी यही एक कविता थी, मधुशाला। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1968 में इनकी कविता 2 चट्टानों, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, 2 चट्टानों के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, क्या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन में कमल पुरस्कार मिला था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी जीवनी वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी इतना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हो आप इसे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल लीजिए। सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट जो है अब तक की रचना वो यही है, क्या भूलूं क्या याद रखूं, यही इनकी जीवनी भी है। ठीक, ये काफ़ी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की। ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये इस प्रकार से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ये क्या है, एक जीवनी है। ठीक, तो इसे 100% आप याद रखिए। ठीक, इसके बाद सरस्वती पुरस्कार मिला था इनको इस रचना पर। ठीक, जो कि क्या है, इनकी एक जीवनी है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले है इनकी बाल कविताएं। तो बाल कविताओं के बारे में समझते हैं। काला कौआ, चिड़िया का घर और सबसे पहले। ठीक, इसके बाद इनकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर। इसके बाद बसेरे से दूर, 10 द्वारा से सोपाना तक संस्करण है। ठीक, इसके बाद इनकी पुस्तकें हैं मधुबाला, मधुशाला, सतरंगिनी, निसार निमंत्रण, 2 चट्टानें, नीड़ का निर्माण फिर। ये जो नीड़ का निर्माण फिर है ये इनकी पुस्तक है। ठीक, इसके बाद बसेरे से दूर, ये भी इनकी क्या है, पुस्तक है। ठीक, इसके बाद काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि निसार निमंत्रण पूछी गई है, याद रखिएगा। इसके बाद मिलन यामिनी, मधुशाला, धारा के इधर उधर। देखिए, ये मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये जो है ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती ही हैं, ये बात आप याद रखिए। ठीक, इसके बाद गद्य रचनाएं हैं इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसकी प्रकृति क्या है, तो ये गद्य रचना है। ठीक, ये भी आप पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद टूटी छूटी कड़ियाँ, इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर। ठीक, इसके बाद अन्य मुख्य कृतियाँ एकांत संगीत, विकल विश्व। ठीक, एकाल संगीत, विकल विश्व। ठीक, इसके बाद सूत की माला, इसके बाद खादी के फूल, मिलन 2 चट्टानें
भारती और अंगारे। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है धर्मवीर भारती जी के बारे में। ठीक, तो इनका सबसे पहला पॉइंट है, ये पेशे से लेखक और पत्रकार, क्या लेखक भी थे और साथ में पत्रकार भी थे। ठीक, ये दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इसके बाद 1972 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक, इनकी रचनाएं हैं, जो कि प्रमुख रचनाएं हैं, ठेले पर हिमालय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक, इसके बाद गुनाहों का देवता, ये कितनी बार पूछी गई है एग्जामों में, ये तो हम खुद भी नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है या ये आप खुद से ही जानते हैं। ठीक, इसके बाद नीली झील, कनुप्रिया, अंधा युग, ठीक, चांद और टूटे हुए लोग। ठीक, इसके बाद कविता है तुम्हारे पाँव मेरी गोद में, गुनाह का दूसरा गीत, इसके बाद निराला के प्रति और गुनाह का गीत, इसके बाद जाड़े की शाम, चुंबन, इसके बाद उदास तुम, थके हुए कलाकार से, यह दर्द, कवि और कल्पना, कविता की मौत, बरसाती जोका, एक फैंटेसी, इसके बाद सुभाषा की मृत्यु पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पत्र है इनका धर्मवीर भारती का पत्र जगदीश चतुर्वेदी के नाम। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय, इसके बाद कहानी है गुल की बन्नो। ठीक, इसके बाद पुस्तकें हैं इनकी चांद और टूटे हुए लोग, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसके बाद निकर्ष। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है गजानन मागव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक, तो इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इनका, ये प्रगतिशील काव्य धारा के कवि थे। ठीक, तो ये कैसे कवि थे, तो प्रगतिशील काव्य धारा के कवि थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी पहली बार कविता 1943 में अज्ञेय के संपादन से निकलने वाली पत्रिका तार सप्तक में छपी थी। ठीक, और आपसे यदि ये पूछा जाएगा तार सप्तक किसके संपादन में थी, तो अज्ञेय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो भी यही है, चांद का मुंह टेढ़ा। काफ़ी बार पूछा जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी कृति है या किसकी रचना है, तो गजानन मागव मुक्तिबोध। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इनकी एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं तार सप्तक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद एक कहानी है पक्षी और दीमक, काफ़ी बार पूछी गई है, याद रखिएगा। इसके बाद इनकी सारी कविताएं हैं। ठीक, जैसे कि अंधेरे में, दूसरा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है ये बात आप अच्छे से जानते ही हो। इसके बाद है आपका ब्रह्म राक्षस, मैं उनका ही होता, मुझे कदम कदम पर। ठीक, इसके बाद डूबता चांद कब डूबेगा, सहर्ष स्वीकार है, और काव्यात्मन फणीधर। ठीक, इसके बाद पूंजीवादी समाज के प्रति, भूल गलती, विचार आते हैं मुझे पुकारती हुई पुकार, चकमक की चिंगारियां, अंत्यकरण का आयतन, एक अंत्य कथा, बेचैन चील, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। ठीक, इसके बाद
दिमागी गुहांधकार का आरोग ऊटांग, ठीक। इसके बाद लकड़ी का रावण, मेरे सहचर मित्र, ये सारी इनकी कविताएं हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है केदारनाथ सिंह जी के बारे में। तो इनकी सिर्फ कविताएं हैं, ठीक, जैसे कि हाथ, बनारस, चट्टान को तोड़ो वह सुंदर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद तुम आई महानगर में कभी, जब वर्षा शुरू होती है, एक पारिवारिक प्रश्न। इसके बाद यह पृथ्वी रहेगी, बारिश, दुश्मन, जाना फर्क नहीं पड़ता, पक्षी की वापसी, रोटी, नए कवि का दुख, मैंने गंगा को देखा, पानी में गिरे हुए लोग, शब्द, माझी का पुल, टूटा हुआ ट्रक, सूर्य, नीम, प्रक्रिया, रास्ता, अनागत, ठीक। इस पर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है इनसे संबंधित, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। और आपको अच्छे से पता ही होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक। इसके बाद इनको जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इनको कविता करने की प्रेरणा इनकी जन्मभूमि क्या थी इनकी, कूर्मांचल प्रदेश, ठीक। कूर्मांचल प्रदेश की प्रकृति निरीक्षण से मिली थी, ठीक। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी जन्मभूमि क्या है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा में पढ़ते समय ही इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। याद रखिए इनका जो पहला जो नाम था, जो फर्स्ट जो नेम था इनका, वो गोसाई दत्त पंत ही था, ठीक। और अल्मोड़ा में पढ़ते समय इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त पंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। और ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक, गोसाई दत्त पंत से संबंधित। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार की उपाधि दी गई थी, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें लोकायतन, इनकी जो रचना है लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, क्या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा, इन्हें चिदम्बरा पर, क्या चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, तो चिदम्बरा पर मिला था, ठीक। तो सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ठीक। तो ये बात, हाँ, एक ये पॉइंट भी है, एक ये पॉइंट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 3 पॉइंट तो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिए, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनके काव्य संग्रह हैं, जैसे कि चिदम्बरा, आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पता ही होगा, ठीक। रश्मि बंधन, पतझड़, पल्लविनी, बीड़ा, बाड़ी, ग्रंथि, पल्लवन, गुंजन, युगंत, युगबाड़ी, ग्राम में, ठीक, याद रखिएगा, ग्राम में, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ठीक, याद रखिएगा इसे,
स्वर्णधूलि, सत्यकाम, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, ठीक। रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, उच्छ्वास, लोकायतन, ठीक। ये एक महाकाव्य माना जाता है, ठीक। इसके बाद इनका एक नाटक है ज्योत्सना, ठीक, याद रखिएगा इसे। इसके बाद अनुवाद है अधुज्य बाल, ठीक। और इसके बाद इनके ग्रंथ हैं, ठीक, ग्रंथ कहिए या फिर आलोचनात्मक ग्रंथ कहिए, ठीक। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, ठीक। इसके बाद शिल्प और दर्शन, इसके बाद गद्यपथ, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये हम आशा करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट या कन्फ्यूजन होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।